Hello everyone, welcome to the official channel of Clarity by Aspirants. Today we are starting with a new subject that is geography in our NCERT Decoded series. And in geography we are starting with 11th class NCERT titled Fundamentals of Physical Geography. Before starting with our actual chapter, first discuss something. Now, let's try to understand that this series is essential for all the CBSE students who are preparing who are currently in their 11th standard. So for those all students, this series is very essential. Along with that, all the aspirants of UPSC and state PCS and all other aspirants of all the examination in which geography is a major part of their syllabus. So in this series, we not only discuss the content that is mentioned in NCERT, we will go in depth and decode the NCERT and try to learn all the concept in a logical manner. Now first see the syllabus, see the index of our 11th class NCERT. In this NCERT there are 14 chapters. Earlier there were 16 chapters. Two chapters were deleted from our syllabus. The one chapter was minerals and rocks and the other was life on earth. So we will skip these two chapters and try to focus to complete all these 14 chapters. Now today are starting with our chapter number second, that is origin and evolution of the earth. And we are skipping chapter number one because geography as a discipline, this is very simple chapter. You can very well understand by reading it yourself because there is nothing conceptual in this chapter. Only thing in this chapter is what is geography, what are the branches of geography, and everything associated with that. So we are starting with our chapter number 2, that is origin and evolution of earth. तो एक बात आपको ये समझनी है कि जो ये ज्योग्राफी हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटीज है, इनके अंदर क्या है, कुछ प्रोज हैं, कुछ एनसीईआरटीज के कौन से हैं। प्रोज क्या है, इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इनको आप पढ़ोगे तो आप क्या है चीजों को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन इनके अंदर कुछ कंसेप्ट हैं वो होलिस्टिक वे में कवर नहीं है, डायरेक्ट टर्म को मेंशन कर दिया और उनको क्या है एक्सप्लेन नहीं कर रखा है अच्छे से। तो इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं एनसीईआरटी डिकोडेड। इसके अंदर हम हर एक टर्म को, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल से डिकोड करेंगे और समझेंगे। तो चलिए विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो टुडे आवर चैप्टर इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इवोल्व कैसे हुआ, इसके अंदर कैसे लिथोस्फीयर बना हमारा, एटमॉस्फेयर कैसे बना हमारा, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना और इस पे लाइफ कैसे बनी, ये सारी चीज हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि यूरोप के अंदर बहुत से साइंटिस्ट थे, बहुत से जियोग्राफर्स थे, उनका उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर आपकी इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हो चुका था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब और हम किस बारे में सोचें, किस चीज के बारे में चर्चा करें। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों न है हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे स्टार्स कैसे बने होंगे, हमारे प्लैनेट्स कैसे बने होंगे और ये सारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इन सारे मुद्दों पे उन्होंने क्या है सोचना शुरू किया। इसी क्रम में जो सबसे पहले कुछ एक थ्योरीज होती हैं और कुछ एक हाइपोथेसिस दी गई हमारे अर्थ के और प्लैनेट्स के ओरिजिन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हाइपोथेसिस और थ्योरीज में डिफरेंस क्या होता है। हाइपोथेसिस आर मेरली बेस्ड ऑन अजम्पशन, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन पे, ओपिनियन पे बेस होती है। और वहीं पे जो थ्योरीज होती है हमारी वो किस पे बेस होती है, साइंटिफिकली एविडेंस पे, वो साइंटिफिकली उनके बैकिंग होती है। तो हमें समझना है जो कुछ एक अर्ली थ्योरीज हैं ये एक्चुअल में थ्योरीज नहीं है, ये क्या है मेरली हाइपोथेसिस है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के ये मेरली ओपिनियंस है, इनके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। इसीलिए इन थ्योरीज को, जो हमारी अर्ली थ्योरीज है, इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और फिर इनको नेग्लेक्ट करके फिर हमारी मॉडर्न थ्योरीज आती हैं।
सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हमारी अर्ली थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ। हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन थ्योरीज के बारे में मेंशन कर रखा है। एक थ्योरी हमारी इमैनुअल कांत की, दूसरी है हमारी लाप्लास की और तीसरी है ओटो सचमिड एंड कार्ल विजास्कर की। ये तीन थ्योरी है अर्ली थ्योरीज के अंदर। इससे पहले जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर जो अर्ली थ्योरीज के अंदर ये छह थ्योरी दी गई थी। लेकिन अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये तीन थ्योरीज हैं। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांत, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास एंड रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओटो सीजबर्ड एंड कार्ल विजास्कर, ये तीन ही मेंशन है। तो हम क्या है, इन छह की छह थ्योरीज को हम डिटेल से देखेंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उनको टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी अर्ली थ्योरीज में। सबसे पहले हमारी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांत। देखो, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांत में क्या कहा गया था। ये सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये थ्योरी किसने दी, इमैनुअल कांत ने। इमैनुअल कांत कौन थे, जर्मनी के फिलोसफर थे। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी 1755 के अंदर। और ये किस पे बेस्ड थी, ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पे बेस्ड थी। देखो हुआ क्या था, 1755 से कुछ समय पहले न्यूटन ने अपनी ग्रेविटी की थ्योरी दी थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी पार्टिकल्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी पार्टिकल है वो क्या है, उनके अंदर कुछ एक फोर्स होती है, उस फोर्स की वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस बात को किसने समझ लिया, इमैनुअल कांत ने। और उसने फिर हमारे अर्थ की ओरिजिन को लेके कुछ एक अजम्पशन पेश की। सबसे पहला उन्होंने, इमैनुअल कांत ने जो अजम्पशन माना कि हमारे यूनिवर्स के अंदर एक सुपर नेचुरल प्राइमोडियल क्लाउड था, वो ऐसे ही भटक रहा था हमारे यूनिवर्स के अंदर। सुपर नेचुरल था, ये कैसे था, कहाँ से आया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बस एक सुपर नेचुरल क्लाउड था जिसे उन्होंने नाम दिया प्राइमोडियल क्लाउड। इस प्राइमोडियल क्लाउड के बारे में दूसरा अजम्पशन उन्होंने ये माना कि जो ये प्राइमोडियल क्लाउड है वो कैसा है, कोल्ड था, बिल्कुल ठंडा था, सॉलिड था, कॉन्ट्रैक्टेड था। जब कोई चीज कोल्ड होती है, ठंडी होती है, तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, तो कॉन्ट्रैक्टेड था। एमोर्फस था, यानी कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं था। और मोशनलेस था, यानी बिल्कुल स्टेबल था, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोशन नहीं था। तीसरा assumption उन्होंने ये माना, जो प्राइमोडियल क्लाउड है वो किस से बना हुआ था, वेरिंग साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से, अलग अलग साइज के डस्ट के पार्टिकल और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से ये हमारा प्राइमोडियल क्लाउड बना हुआ था। फिर उन्होंने क्या बताया, हमारे प्लेनेट कैसे फॉर्म हुए इस प्राइमोडियल क्लाउड से, वो हम अब समझते हैं। देखो, ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसी की मदद लेते हुए इमैनुअल कांत ने यह कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स थे हमारे प्राइमोडियल क्लाउड के अंदर, वो क्या है, उनकी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते गए। अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स बिगन टू कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स ने क्या है, कोलाइड करना शुरू कर दिया। इस कोलिजन की वजह से हुआ क्या, स्लोली एंड ग्रेजुअली द रेट ऑफ कोलाइजन इंक्रीज, धीरे धीरे ये कोलाइजन की रेट बढ़ती गई। थस द टेम्परेचर ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। जब कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो होता क्या है, टकराने की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है। फ्रिक्शन की वजह से उनमें एक काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसको आप एक आसान से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। देखो, जब आप अपने दोनों हैंड्स की पाम को आपस में रब करते हो तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो वो क्या है, वॉर्म होने लगती है, गर्म होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, हमारे पाम पे भी क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। जब आप उनको आपस में रब करते हो अपनी पाम को, तो क्या है, उन पार्टिकल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, हमारी जो पाम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसी से हमें क्या है, थोड़ा गर्म महसूस होता है। ऐसे ही जो प्राइमोडियल क्लाउड के अंदर अलग अलग प्रकार के डस्ट पार्टिकल थे, वो भी आपस में कोलाइड किए, कोलाइजन की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, उसकी वजह से उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। उसके बाद सिंस द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस पार्टिकल। जब आप कोई भी मैटर को, कोई भी सॉलिड मैटर है उसको आप टेम्परेचर देते हो या हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो क्या है, अपनी स्टेट चेंज करने लगता है। पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में
कन्वर्ट होगा। ऐसे ये जो प्राइमोर्डियल क्लाउड के जो पार्टिकल्स थे वो भी सॉलिड पार्टिकल से गैसियस पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गए। एंड द कोल्ड गैसियस क्लाउड कन्वर्टेड इनटू हॉट क्लाउड। और जो इमैनुअल कांट ने अजम्पशन ली थी कि जो प्राइमोर्डियल क्लाउड हम है वो कोल्ड था, वो अब क्या है, कन्वर्ट होके किसके अंदर, हॉट क्लाउड बन गया। हॉट, कोई भी चीज हॉट होती है उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक्सपेंड करने की टेंडेंसी होती है। आप किसी चीज को टेम्परेचर देते हो तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। फैलने की वजह से क्या होगा, साइज भी लेंगे, साइज इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। तो जब वो क्लाउड गर्म हुआ तो उसके अंदर एक्सपेंशन हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ, यानी उनका रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया उस प्राइमोडियल क्लाउड का। और कोलाइजन रेट भी क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती गई। उसकी वजह से उसका जो रोटेटरी मोशन था, पार्टिकल्स का जो रोटेशन कर रहे थे उनकी गति भी क्या होगी, तेज हो गई, यानी उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ये बोला इमैनुअल कांत ने। ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज रोटेट करती है उस पर दो फोर्स काम करती है। एक तो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरी होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए ये आपका पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके अंदर दो फोर्स अप्लाई होंगी। एक तो क्या है, इस पार्टिकल को इसकी वेलोसिटी के कारण बाहर की तरफ पुश करेगी। उस फोर्स को तो अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या है, पार्टिकल को आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करती है। वो फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरी ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स इन इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ एक्ट करती है, उस फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कांत ने क्या माना, जो ये पार्टिकल्स थे इन पे भी ये दोनों फोर्स काम कर रही थी। जब ये पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं तो इन पे भी ये दोनों फोर्स काम कर रही थी। और कांत ने माना कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीपिटल के मुकाबले ज्यादा थी, यानी कि बाहर की तरफ है जो फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस 9 रिंग्स वर सेपरेटेड एंड थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से जो मास था ज्यादातर वो क्या है, बाहर की तरफ पुश होता गया, और उसकी वजह से बाहर की साइड में 9 रिंग हमारी सेपरेट हो गई सेंटर से। ये 9 रिंग आगे चल के क्या बनती है, हमारे 9 प्लैनेट्स बनते हैं। और सेंटर फिर धीरे धीरे आगे जाके हमारा प्रोटोसन बनता है, और प्रोटोसन से फिर सन बनता है। तो ये सारी प्रोसेस है हमारे प्लेनेट फॉर्मेशन की, सन फॉर्मेशन की, इमैनुअल कांत ने अपनी गैसियस हाइपोथेसिस के थ्रू समझाई। लेकिन इसका बहुत सा क्रिटिसिज्म होता है, हम अब समझते हैं इसका क्रिटिसिज्म कैसे होता है। सबसे पहले तो ये इमैनुअल कांत से ये पूछा गया कि आप ये बताओ, फ्रॉम वेयर सुपरनेचुरल प्राइमोर्डियल क्लाउड ओरिजिनेट। ये प्राइमोर्डियल क्लाउड आपने बता दिया, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, हमारे यूनिवर्स के अंदर ये कहाँ से आया। इसके बारे में जब इमैनुअल कांत से पूछा गया तो वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। दूसरा उनसे पूछा गया कि ये जो पार्टिकल्स थे इस प्राइमोर्डियल क्लाउड के अंदर, ये पहले तो मोशनलेस थे, इनके अंदर मोशन कैसे आया। क्योंकि न्यूटन क्या कहता है, एक न्यूटन ने दे रखा है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है उन पे कोई आप अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो वो क्या है, उसी स्टेट के अंदर अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेंगे जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। हम देखते हैं पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हुआ नहीं, तो भी फिर वो मोशन में अंदर कैसे आए। ये दूसरा, इसका जवाब भी इमैनुअल कांत नहीं दे पाए। तीसरा सवाल इनसे ये पूछा गया कि हाउ कोलाइजन लीड्स टू सर्कुलर मोशन ओनली। आप कह रहे हो पार्टिकल्स के बीच में कोलाइजन हुआ, ठीक है, हमने मान लिया कोलाइजन हो गया, ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से उनके अंदर कोलाइजन तो हो गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट कैसे हुए। उनको तो कोलाइजन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर भी वो जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर कैसे रोटेट हुए, इसका भी वो कोई जवाब नहीं दे पाते। और चौथा, इट डजेंट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो ये हाइपोथेसिस है इमैनुअल कांत की, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वायलेट करती है। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखो, ये हमारे पास ए और बी दो पिक्चर्स हैं। पहले पिक्चर के अंदर हम आप क्या देख रहे हो, ये कोई एक गर्ल है, डांस कर रही है, रोटेटरी मोशन ये कर रही है। और पहली पिक्चर के अंदर इसने क्या है, इसके जो आर्म्स हैं वो क्या है, एक्सटेंडेड है, फैले हुए। आर्म्स एक्सटेंड होने की वजह से क्या हो रहा है,
जो इसकी रोटेशन की स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ये आर्म को फोल्ड करती है, फोल्ड करने की वजह से इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पहले रेडियस इतनी थी, अब रेडियस घट के इतनी हो गई। रेडियस कम होने की वजह से क्या इसकी जो स्पीड है, जो स्पाइरल की स्पीड है, घूमने की जो रोटेशन की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये किस वजह से होता है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या कहता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, मान लीजिए अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले कोई चीज का मास 10 था, वेलोसिटी उसकी 10 थी और रेडियस उसकी 10 थी। इस अकॉर्डिंग उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। और दूसरे केस में अगर हम मानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उसका सेम है, 1000 से 1000 ही है, और मास है कोई भी चीज का मास, इस केस में आप देख लीजिए मास क्या है, सेम है। गल का जो मास है वो तो सेम रहेगा, तो हम मान लेते हैं मास रहा है सेम है। और जो रेडियस है इस केस में क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। मान लेते हैं हम रेडियस 10 से घट के हो गई है हमारी 5 हो गई है। अगर हमें अब एंगुलर मोमेंटम को 1000 ही रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वेलोसिटी है 10, इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से बढ़ के वेलोसिटी को क्या है, हम 20 करेंगे तभी हमारा एंगुलर मोमेंटम सेम रह पाएगा। तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो अगर हमने रेडियस को कम कर दिया तो क्या है, हमें वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हमारा जो रेडियस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यानी अगर रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस कैसे फॉलो नहीं करती। हमने अभी देखा था इमैनुअल कांट ने क्या कहा था, जैसे ये हॉट क्लाउड एक्सपेंड करता है इसकी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि जो ये कोलाइजन की रेट इंक्रीज होने की वजह से इसका रोटेटरी मोशन इंक्रीज हो रहा है, इनकी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और एंगुलर मोमेंटम कहता है अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रेडियस बढ़ने के साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी ये एंगुलर मोमेंटम का वॉयलेशन कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्रिटिसिज्म हम देख सकते हैं इस थ्योरी को। तो इन सारे क्रिटिसिज्म को देखते हुए अगले हमारे लाप्लास भाई साहब आए। उन्होंने क्या सोचा कि जो जो क्रिटिसिज्म इमैनुअल कांट की थ्योरी को दिए गए, मैं ऐसे अजम्पशन अज्यूम नहीं करूंगा। कुछ उनके अंदर जो इमैनुअल कांट ने गलतियां की है उनको मैं रिवाइज करता हूँ और कुछ नए अजम्पशन लेता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी थ्योरी को एक्सेप्ट कर सकें। तो फिर अब हम समझते हैं दूसरी हाइपोथेसिस है, वो दी हमारे लाप्लास ने। इनकी हाइपोथेसिस का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। ये क्या थे, फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कांट की थ्योरी के अंदर रिवाइज किया और अपनी थ्योरी दे दी 1796 के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने अजम्पशन क्या माना। पहला अजम्पशन तो इन्होंने ये लिया कि जो नेबुला थे, इमैनुअल कांट ने तो उस जो प्राइमोर्डियल क्लाउड नाम दिया था, इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, नेबुला नाम दे दिया। और इमैनुअल कांट ने कहा था वो नेबुला क्या था, कोल्ड था। लेकिन इनका मानना था ये नेबुला कैसा था, हॉट था, और सॉलिड न होकर ये कैसा था, गैसियस नेबुला था। पहली एजम्पशन तो इन्होंने ये मानी कि एक नेबुला था वो गर्म था और गैसियस फॉर्म में था, वो ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स के अंदर। दूसरी एजम्पशन इन्होंने ये मानी कि जो नेबुला है वो क्या था, पहले से ही रोटेटरी मोशन के अंदर था। वो मोशनलेस नहीं था, वो स्टेबल नहीं था, वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था पहले से ही। ठीक है। तीसरा इन्होंने ये कहा इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ये फॉलो करता है। यानी कि अगर रेडियस कम होगी तो क्या है, वेलोसिटी इनकी बीच में इंक्रीज होगी। अब हम समझते हैं कि इन्होंने प्लेनेट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कहा। पहला तो इन्होंने कहा ड्यू टू रोटेशन, ये जो हमारा नेबुला है पहले से रोटेट कर रहा था, रोटेशन की वजह से हुआ क्या, इट ट्रांसमिट्स हीट आउटसाइड। जो हीट है इंटीरियर के अंदर हीट थी वो क्या है, बाहर की तरफ इसने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड हीट लॉस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हैपन। जब अंदर से इंटीरियर से जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, उसकी वजह से जो इंटीरियर है, उस नेबुला का इंटीरियर है, उसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर वहां का कम होगा। अब जब कोई भी चीज का टेम्परेचर कम होता है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। और किसी भी चीज को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड करती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, इनका जो नेबुला था उसके इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका साइज डिक्रीज हो गया, यानी रेडियस भी डिक्रीज हो गया। ठीक।
दूसरा, एंड ड्यू टू रोटेशन भी हो रहा था, ये रोटेशन कर रहा था, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। ठीक। दूसरा, लाप्लास ने भी ये माना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है। यानी कोई भी चीज है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ज्यादा पुश हो रही है, तो इसी की वजह से क्या हो, जो आउटर कूलर पार्ट ऑफ नेबुला वुड सेपरेट एज ए रिंग। एक रिंग के रूप में जो आउटर कूलर पार्ट था नेबुला का वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्योंकि उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा था। इसी रिंग से क्या है, बाद में हमारे 9 प्लैनेट्स बने, और जो सेंटर में रिमेनिंग पार्ट था उससे हमारा सन फॉर्म हुआ। अब इसका भी कुछ एक क्रिटिसिज्म किया गया। पहला चीज, लाप्लास से पूछा गया कि ये नेबुला आपने बोल तो दिया, लेकिन ये नेबुला ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसके बारे में लाप्लास कुछ नहीं बता पाते। दूसरा, इनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट अबाउट द सोर्स ऑफ हीट इन नेबुला, आप कह रहे हो ये नेबुला पहले से ही गर्म था, हॉट था, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोर्स होगा इसके पीछे, उसके बारे में बताओ आप, ये कैसे गर्म हुआ, उसके बारे में भी लाप्लास कुछ नहीं बता पाते। तीसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि हाउ नेबुला वाज ऑलरेडी इन रोटेटरी मोशन, जब उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा तो वो पहले से ही रोटेटरी मोशन में कैसे था नेबुला, उसके बारे में भी लाप्लास भाई साहब कुछ नहीं बता पाते। चौथा, उनसे ये पूछा गया कि हाउ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम आउटर रिंग ऑफ नेबुला, जब आउटर रिंग सेपरेट हुई तो उससे पार्टिकुलर ये 9 प्लैनेट्स ही कैसे बने, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं बने, उसके बारे में भी लाप्लास कुछ नहीं बता पाते। इस थ्योरी को भी क्या है, फिर वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद एक थ्योरी आती है, रिवाइज्ड नेपुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओटो सिचमिड एंड कार्ल विजास्कर। जो ओटो सिचमिड है ये कहाँ के थे, रसिया के थे, और जो कार्ल विजास्कर हैं ये थे हमारे जर्मनी के। ये दोनों अब समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसको रिवाइज करते हैं। ये क्या बोलते हैं, समझते हैं इसको। ये बोलते हैं, सबसे पहले तो जो ये रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस है इसका दूसरा नाम है इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। उन्होंने ये माना कि जो सन है ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिफोर प्लेनेट फॉर्म्स। ये सचमिड का मानना था। सचमिड ये कहता था जो हमारा सन है ये क्या है, तो प्लेनेट फॉर्म है उनसे पहले से वहां पे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो हमने दो हाइपोथेसिस देखी उसके अंदर तो क्या कहा गया, हमने जो आउटर रिंग्स थी वहां तो प्लैनेट्स बन रहे थे, इंटीरियर के अंदर सन बन रहा था, लेकिन इन दोनों का मानना यह था कि जो हमारा सन है वो पहले से ही प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स के अंदर, और प्लेनेट बाद में फॉर्म हुए। ठीक है। द सन मूव्ड इनटू ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन द स्पेस। जो सन था वो क्या है, मूव किया अपनी जगह से, और एक क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट का एक क्लाउड था बड़ा सा, उसके अंदर जाके ये क्या करता है, सन हमारा टकराता है। उसकी वजह से होता क्या है, द क्लाउड फॉर्म्ड स्पिनिंग डिस्क अराउंड द सन। उसकी वजह से जो ये गैस और डस्ट पार्टिकल का जो क्लाउड था ये हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। टाइनी पार्टिकल्स स्ट्रक टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल। और इस क्लाउड के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स थे ये क्या है, एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते गए, और बड़े बड़े क्या है, लार्जर क्लम्प्स का रूप इन्होंने लेते गए। स्मॉल क्लम्प्स ग्रो इनटू प्लेनेटेसिमल। फिर ये छोटे क्लम्प्स थे वो बड़े होके प्लेनेटेसिमल में कन्वर्ट हो गए, फिर प्लेनेटेसिमल बड़े होके प्रोटो प्लेनेट बन गए, फिर प्रोटो प्लेनेट से हमारे प्लेनेट बन गए, सारे एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। एक्रीशन मतलब कोई चीज कंबाइन होना, एक साथ जुड़ती गई, तो छोटे पार्टिकल से जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से बड़े पार्टिकल एक साथ अट्रैक्ट होते गए, और इन्हीं पार्टिकल से फिर हमारे प्लैनेट्स ने जन्म लिया। अब अगर हम ओल्ड हाइपोथेसिस से इनका डिफरेंस देखें, क्या अंतर है इस हाइपोथेसिस में। पहली चीज इनने अलग ये की कि सन डिडंट फॉर्म विद प्लैनेट्स बट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इनका मानना था कि सन क्या है, पहले से ही मौजूद था, प्लैनेट्स के साथ में नहीं बना था। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स व्हाई प्लैनेट मूव इन ए फ्लैट प्लेन एंड हाउ दे स्लोली फॉर्म्ड। और इन्होंने ये बताया कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक साथ ऐसे क्लम्प्स के रूप में बने, इसीलिए ये सारे क्या है, फ्लैट प्लेन के अंदर रोटेट करते हैं, और कैसे धीरे धीरे ये बने वो समझाया इन्होंने। इट लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न प्लेनेटरी फॉर्मेशन थ्योरी के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया। ये तीन थ्योरीज तो हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इन तीन थ्योरीज को हमने डिटेल से देख लिया। अब बाकी तीन थ्योरीज और हैं उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी थ्योरी है
प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन ने एक हाइपोथेसिस दी, उसका नाम है प्लेनेटेसिमल। इसके अंदर ये क्या कहते हैं, प्रपोज्ड बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन एज एन अल्टरनेट टू नेबुलर हाइपोथेसिस के अल्टरनेट थी ये, और 1905 के अंदर ये थ्योरी दी गई। ये क्या कहती है, सजेस्ट दैट प्रोटोप्लेनेट, इनका मानना था पहले क्या था, प्रोटो का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज जब एक्चुअल फाइनल स्टेज में डेवलप होनी होती है, उससे जो जस्ट पहले की जो स्टेज होती है उसको अपन बोलते हैं प्रोटो। जैसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, कार बना रहे हैं उससे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी फाइनल स्टेज नहीं है उसकी, फाइनल से जस्ट पहले वाली स्टेज। तो ऐसे जो हमारा सन था, उससे पहले एक जो स्टेज थी उसको कहा जाता था प्रोटोसन। तो एक प्रोटोसन हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट था। वो कैसा था, कोल्ड था शुरुआत के अंदर, सॉलिड था और स्टेशनरी था। उसका होता क्या है, इस प्रोटोसन का नियरली कोलाइडेड विद अनदर पासिंग स्टार, जिसे हम इंक्लूडिंग ए वॉन्डरिंग स्टार कहते हैं। जो एक पहले क्या था, एक ये हमारा प्रोटोसन था, ठीक है। उसके पास में से एक वॉन्डरिंग भटकता हुआ क्या करता है, एक तारा क्या है इससे पास होता है, इसके पास से गुजरता है। उसकी वजह से होता क्या है, द ग्रेविटी ऑफ द पासिंग स्टार पुल्ड आउट हॉट गैसेस फ्रॉम द सन। जो ये जो स्टार है सन के पास में, इस प्रोटोसन के नजदीक से गुजरा, तो दोनों की कुछ ना कुछ क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और इसकी ग्रेविटी की वजह से जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार या वॉन्डरिंग स्टार है, ये अपनी ग्रेविटी की वजह से सन से क्या है, कुछ मटेरियल को अपनी ओर इजेक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दीज गैसेस कूल्ड एंड कंडेंस इनटू स्मॉल सॉलिड बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। फिर धीरे धीरे जो सन से गैसेस एक्सट्रैक्ट हुई, वो क्या हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठंडी हुई, कंडेंस हुई, उनसे क्या हुआ, छोटी छोटी हमारी स्मॉल सॉलिड बॉडी बनी, और बाद में चल के ये प्लैनेटेसिमल का इन्होंने रूप ले लिया। ओवर मिलियन ऑफ ईयर प्लैनेटेसिमल्स कोलाइडेड एंड मर्ज्ड, फॉर्मिंग लार्जर बॉडी कॉल्ड द प्रोटोप्लैनेट। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल और ज्यादा कोलाइड होते गए और बड़े पार्टिकल्स का रूप ले लिया, उनको हम प्रोटोप्लैनेट बोलते हैं। फिर प्रोटोप्लैनेट्स इवेंचुअली बिकम, इन्हीं से प्लैनेट बने, हमारे मून्स बने, अदर सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बने। और जो प्रोटोसन था वो बाद में बन गया हमारा सन। ये थी हाइपोथेसिस हमारी चैम्बरलिन और मोल्टन की। इसके भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली हाइपोथेसिस पे। अगली हाइपोथेसिस है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ सर जेम्स जीन एंड सर हैरोल्ड जेफरी। देखो, सबसे पहले इसके नाम में है टाइडल। टाइडल का अर्थ क्या होता है, जब हमारे टाइड आती है, ज्वार भाटा आता है, तो पानी क्या करता है, एक बार तो क्या होता है राइज करता है, दूसरी बार क्या है नीचे गिरता है, यानी एक बार ऊपर उठता है, दूसरी बार नीचे गिरता है। ऐसे आती है हमारी ज्वार भाटा या टाइड। इस थ्योरी के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था हम समझते हैं। देखो, तो ये थ्योरी किसने दी, सर जेम्स जीन्स, और लेटर इसको मॉडिफाई किया गया सर हेरोल्ड जेफरी द्वारा 1918 के अंदर। इन्होंने ये कहा कि एक मेस्यूस्ट, एक बड़ा सा तारा था, पास्ट वेरी क्लोज टू द, ये भी प्रोटोसन के नजदीक से गुजरा। जो अर्लियर थ्योरी थी और ये थ्योरी, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या था, उन्होंने तो कहा था जो प्रोटोसन था वो हमारा कोल्ड था और सॉलिड था। इनका मानना था जो हमारा प्रोटोसन है वो कैसा है, हॉट और गैसियस फॉर्म में है, प्रेजेंट था, ठीक है। अब मैसिव स्टार है, इसके पास से गुजरा, उसकी वजह से हुआ क्या, द ग्रेविटी ऑफ द पासिंग स्टार पुल्ड आउट मटेरियल फ्रॉम द सन इन ए सिगार से। देखो, ये हमारा है प्रोटोसन है, यहाँ से क्या हुआ, एक एक इंक्लूडिंग स्टार है, वो सन के नजदीक ऐसे 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 सन के नजदीक से होता हुआ ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता हुआ पास किया। तो अब इसकी कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की वजह से ये क्या है, कुछ मटेरियल अपनी ओर सन से अट्रैक्ट करेंगे। आप इसके अंदर एक चीज देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच, जो हमारा प्रोटोसन है और जो वॉन्डरिंग स्टार है, इनके बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है। जब डिस्टेंस कम होती है तो उस पे क्या है, ग्रेविटी सबसे ज्यादा एक्ट करती है, और जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उन पे ग्रेविटी कम अट्रैक्ट करती है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो सन से जो मटेरियल इजेक्ट होगा, वो तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी कम है तो यहाँ पे मटेरियल क्या होगा, कम इजेक्ट होगा। जैसे जैसे अब नजदीक होगा यहाँ से मटेरियल ज्यादा इजेक्ट होगा। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज क्या है, सन से ऐसे एक्सक्रीट हुआ, बाहर आया। दिस स्ट्रेट आउट मटेरियल स्टार्टेड टू कूल डाउन। फिर ये जो मटेरियल सन से बाहर आए वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, वो ठंडा हुआ। लेटर कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी वो सोलिडिफाई होता गया।
कंडेंसेशन की वजह से जो ये गैसियस मटेरियल था वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंसेशन की वजह से सॉलिडिफाई हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया यानी सिकुड़ गया। दीज कंसोलिडेटेड मटेरियल लेटर कन्वर्टेड इनटू अवर प्लेनेट, और ये जो सॉलिडिफाइड मटेरियल बना उसी से फिर हमारे प्लैनेट्स बने, एंड दीज प्लैनेट स्टार्टेड टू रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। फिर इस सन की ग्रेविटी की वजह से ये जो कंसोलिडेटेड मटेरियल हमारे सन के चारों ओर इन्होंने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये थ्योरी है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। ठीक है, इसको भी कुछ क्रिटिसिज्म किया गया। उसके बाद अगली थ्योरी पे हम चलते हैं। अगली हमारी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। बाइनरी का अर्थ क्या होता है? दो। बाई का अर्थ होता है, हम जानते हैं, दो। बाइनरी स्टार यानी दो स्टार रहे होंगे, तो समझते हैं इसके अंदर क्या कहा गया। प्रपोज्ड बाय हेनरी नोरिस रसेल इन 1937। ये थ्योरी किसके द्वारा? हेनरी नोरिस रसल द्वारा 1937 के अंदर दी गई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी माना एक प्रोटोसन पहले से मौजूद था। प्रोटोसन के साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही कि प्रोटोसन के साथ एक कंपेनियन स्टार भी प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स के अंदर। एक पहले से एक प्रोटोसन था और दूसरा एक कंपेनियन स्टार था। कंपेनियन स्टार का साइज काफी ज्यादा छोटा था। उसके बाद हुआ कि एक पासिंग बाई एक इंक्लूडिंग स्टार, एक बड़ा सा इंक्लूडिंग स्टार क्या हुआ, इस कंपेनियन स्टार के पास में से ट्रेवल करने लगा। उसकी वजह से हुआ क्या? अट्रैक्टेड द कंपेनियन स्टार ड्यू इट्स मोर ग्रेविटी। और हमें पता है जो इंक्लूडिंग स्टार है ये क्या, इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है यानी इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। तो इसकी ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह जो कंपेनियन स्टार था उससे मटेरियल को ये क्या है, जो हमारा इंक्लूडिंग स्टार है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, इजेक्ट करता है बाहर की ओर। ड्यू टू दिस सम मटेरियल वाज इजेक्टेड फ्रॉम कंपेनियन स्टार, से कुछ मटेरियल इजेक्ट होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा सन है और ये है कंपेनियन कंपेनियन स्टार है। इसका साइज क्या? स्मॉल है। इसके पास में से एक इंक्लूडिंग स्टार ऐसे पास हुआ। पास होने की वजह से हुआ क्या, कुछ मटेरियल जो ये कंपेनियन स्टार से इजेक्ट हुआ, इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ हमारे इंक्लूडिंग स्टार की तरफ। और बोथ बाइनरी स्टार, इसीलिए इस थ्योरी को बाइनरी स्टार कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो स्टार थे, एक हमारा कंपेनियन स्टार, दूसरा इंक्लूडिंग स्टार। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करे। जो हमारा कंपेनियन स्टार है ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, और जो इंक्लूडिंग स्टार है उसकी डायरेक्शन ये थी। इसकी वजह से हुआ क्या, because of this opposite pull the ejected material will get an angular momentum। जो ejected material, यहाँ से कुछ material eject हुआ होगा, वो ejected material क्या है? ये स्टार तो क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस स्टार की डायरेक्शन इधर है, तो ये बीच में जो ejected material है उसके अंदर क्या होगा, ऐसे स्पाइरल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम राइज हो गया। एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर शुरू हो गया, यानी गोल गोल ये ट्रेवल करने लग गया इजेक्टेड मटेरियल। लेटर दिस these मटेरियल बिकम, और ये लेटर बाद में ये जो इजेक्टेड मटेरियल है ये ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, और इसी से हमारे प्लैनेट्स बने और स्टार्टेड टू रिवॉल्व अराउंड द, हमारे सन के चारों ओर ये चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने। लेकिन फिर से इसको भी कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज किया गया। पहली चीज तो इनसे रसल से ये कही गई कि आप कह रहे हो जो इजेक्टेड मटेरियल है इन दोनों स्टार के बीच में ट्रेवल कर रहा था, तो आप ये बताओ बाद में चल के ये सन के अराउंड कैसे इसने रिवॉल्व करना, सन की ग्रेविटी में कैसे आया? ये तो यहाँ पे या तो इसकी ग्रेविटी में इसको रिवॉल्व करना चाहिए था, या इंक्लूडिंग स्टार की ग्रेविटी में रिवॉल्व करना चाहिए था। इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। दूसरा इनसे ये कहा गया जो हमारा कंपेनियन स्टार है उससे कुछ मटेरियल तो इजेक्ट हो गया, लेकिन बचा हुआ कंपेनियन स्टार है आज कहाँ है, उसके बारे में भी ये कुछ नहीं कहा जाता है। तो ऐसे करके ये कुछ एक अर्लियर हाइपोथेसिस हमने देखी। इन सारों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अजम्पशन दिए गए, जिसके मन में जो आया उन्होंने अजम्पशन मानते गए, और ये अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस ये देते गए। लेकिन बाद में आती है मॉडर्न थ्योरीज, कुछ एक मॉडर्न थ्योरीज है। उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट है हमारी बिग बैंग थ्योरी। दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इससे पहले तो हम क्या देख रहे थे, सारे जो जियोग्राफर है वो क्या क्या बताने की कोशिश करें, सारे जो फिलोसफर है वो बताने की कोशिश करें हमारी अर्थ कैसे बनी, हमारे प्लैनेट्स का कैसे ओरिजिनेट हुआ, हमारा सन कैसे बना। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज है उन्होंने नए नए कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया, बल्कि सारा जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। तो उसके अंदर सबसे पहले हम अब बिग बैंग थ्योरी को डिटेल से समझते हैं।
इसको बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 के अंदर जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज करते हैं। लेटर इसको सपोर्ट करते हैं एडविन हबल और जॉर्ज गांवो इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर कहा क्या गया कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, जो हमारा यूनिवर्स है उसका जो सारा मटेरियल है, सारा टाइम है, एक एक टाइनी बॉल पे, एक टाइनी सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। यानी जितना भी मटेरियल आप यूनिवर्स के अंदर आप आज देख रहे हो, जितनी भी एनर्जी है, जितना भी हमारा टाइम है, वो सारा क्या है, पहले एक जगह कंसंट्रेटेड था, सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी विशेषता क्या है, इसका बहुत ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम था। जब सारी चीज एक जगह आ जाएगी तो उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम होगा। और इनफिनाइट डेंसिटी, जब एक जगह सारी चीज आ गई तो उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होगी, तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा थी और टेम्परेचर भी इसका काफी ज्यादा था। फिर हुआ क्या इस सिंगुलैरिटी के अंदर या टाइनी पॉइंट के अंदर, आज से 13.7 बिलियन ईयर अगो इसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। एक्चुअल में एक्सप्लोजन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक्सपेंशन शुरू होता है। ये क्या, जो टाइनी बॉल है वो क्या करनी है, एक्सपेंशन होना उसके अंदर शुरू होता है। इसी से एक्सपेंशन से आज के हमारे जो स्पेस टाइम मैटर ये सारे बने। द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड टूडे, और ये माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है आज भी एक्सपेंड हो रहा है। ये है एडविन हब्बल भाई साहब है, इन्होंने 1929 के अंदर एक रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी है, इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की कि हमारा यूनिवर्स है आज भी एक्सपेंड हो रहा है। अभी हम देखेंगे रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी का क्या मतलब है। उससे पहले आप इसको उस बैलून वाले एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, उस पे आप दो डॉट डॉट ड्रॉ कीजिए और उस फिर बैलून को आप ब्लो कीजिए, फुलाइए। फुलाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ये डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, हमारी गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करिए। फुलाने के बाद क्या होगा, इन दो डॉट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी। यानी हमारी गैलेक्सीज के बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। आज भी वो उसके अंदर एक्सपेंशन जारी है। लेकिन इस बैलून के एग्जाम्पल में हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो एक्सपेंड करती है, लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ये भी अपने आप में क्या करते हैं, बड़े होते हैं, इनलार्ज होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने ये नहीं माना है कि जो हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो अपने आप में उनका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि दो गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस है सिर्फ वो ही बढ़ रही है। तो इसलिए जो ये बैलून वाला एग्जाम्पल है हमारा पार्शियली करेक्ट है, आधा ही सही है। अब हम देखते हैं बिग बैंग के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हुआ क्या था। जब 13.7 बिलियन ईयर अगो एक्सपेंशन शुरू हुआ था, उसके बाद से लेके हमारे ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये बने कैसे, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बिग बैंग के एक सेकंड बाद, जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके एक सेकंड बाद क्या रैपिड एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। चीजें क्या है, काफी तेजी से एक साथ क्या हुई, एक्सपेंशन उनका होना शुरू हुआ। शुरुआत के अंदर एक्सपेंशन की रेट काफी ज्यादा थी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस एक्सपेंशन की रेट धीरे धीरे कम होती गई। और एक सेकंड के अंदर उसके साथ क्या हुआ, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। उसके बाद अगले 3 मिनट के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है उसका न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ। या न्यूक्लियोसिंथेसिस यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनके न्यूक्लियस फॉर्म हुए। देखो, ये हमारा एक एटम है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो प्रेजेंट होते हैं, और बाहर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगले पहले तो क्या हुआ था, एक सेकंड के अंदर तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर 3 मिनट के अंदर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उनके जो ये न्यूक्लियस है, यानी जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक साथ कंबाइन हुए। जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पे तो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब 3 मिनट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्म हुआ, अभी तक पूरा एटम फॉर्म नहीं हुआ है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी क्या है, पूरे यूनिवर्स के अंदर इधर उधर वॉन्डर कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। फिर एक प्रोसेस होती है, उससे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट, यानी कोई चीज साथ में रिकॉम्बाइन करेगी, जोड़ेगी। कौन कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू कॉम्बाइन विद न्यूक्लियस टू फॉर्म फर्स्ट एटम। जब
ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जब इस न्यूक्लियस के साथ कंबाइन कर जाते हैं उसके बाद हमारा फर्स्ट एटम बनता है। और फर्स्ट एटम किसके बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बनते हैं। कब बनते हैं? जो बिग बैंग हो गया था उसके 3,80,000 साल बाद पहला एटम बना था हमारा। यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस तो पहले ही फॉर्म हो गया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाद में आके इनसे कंबाइन हुए। कब? 3,80,000 साल बाद बिग बैंग के इवेंट के बाद। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी इन्हीं एटम से फिर हमारे क्या हुए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी बनना शुरू हुए। ये कब? 100 मिलियन साल बाद में हमारे स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो अब हम समझते हैं जो बिग बैंग थ्योरी है, इससे पहले हमने जो अर्ली थ्योरीज देखी थी उनके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस या कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे चल रही थी। लेकिन जो ये बिग बैंग थ्योरी है, इसको प्रूव करने के लिए तीन एविडेंस हमें दिए गए। अब तीनों एविडेंस को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला एविडेंस दिया गया बिग बैंग थ्योरी को लेकर, वो था हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे कहा जाता है CMBR। देखो हुआ क्या था, इसको डिस्कवर किया था पेंजियाज एंड विल्सन ने 1965 के अंदर। जब हमारा बिग बैंग इवेंट हुआ था उस दौरान क्या है, कुछ एक माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे यूनिवर्स के अंदर स्प्रेड हो गई थी। और उन्हीं माइक्रोवेव रेडिएशन को जब हीट रिलीज हुई थी, एनर्जी सारी रिलीज हो रही थी, मैटर ये बन रहे थे कुछ, उसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई थी किस फॉर्म में? माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में। वही माइक्रोवेव रेडिएशन क्या है, हमें आज भी देखने को मिलती है, लेकिन क्या है, वीक फॉर्म में, काफी कमजोर हो गई है, लेकिन हम आज भी उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सबसे पहले पेंजियाज और विल्सन ने 1965 में देखा। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के दौरान रिलीज हुई थी आज भी वो प्रेजेंट है। यानी कि जो हमारा सारा यूनिवर्स है उसी सिंगुलैरिटी, उसी एक सिंगल पॉइंट से बना होगा। दूसरा एविडेंस दिया गया रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज shows that the universe is expanding। ये भी क्या दर्शाता है, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अभी हम देखेंगे इसको, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज को देखो, इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग गैलेक्सीज पे कुछ एक लाइट्स को भेज के देखा। और उन्होंने देखा कि थोड़े टाइम पहले तो क्या थी, गैलेक्सीज के बीच में जो यहाँ से आप कोई भी रेस पास करते हो वो वापिस उससे रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी, उसके अंदर सर्टेन टाइम लगेगा। उन्होंने ये मेजर कर लिया। थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर से देखा, जब क्या है, ये टाइम पीरियड इंक्रीज हो गई, यानी गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, कैसे इनको मॉनिटर किया होगा? रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, देखो, एक हमारा जो हमारी रेज होती हैं, कोई भी वेव्स होती हैं, वो क्या है, ऐसे ट्रेवल करती हैं। उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट 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 रेज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो इस साइड आपको दे रखी है ये गामा रेज है, फिर एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेडिएशन। आप इधर से इस डायरेक्शन के अंदर आप मूव करते हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हो तो वो क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती जा रही है। ठीक बात। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, पर सेकंड के अंदर कितनी बार वेव आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा वेव आ रही है, यानी यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। और इस साइड आप देखोगे तो 1 सेकंड के अंदर काफी कम वेव्स आ रही है, यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी काफी कम है। दूसरी चीज आपको समझनी है वेवलेंथ का कंसेप्ट। वेवलेंथ क्या होता है, जो दो क्रेस्ट होता है, ये वेव है, ये जो अपर पार्ट होता है किसी भी वेव का उसको कहा जाता है क्रेस्ट, एक होता है लोअर पार्ट ट्रो। ठीक है। जो दो एडजेसेंट क्रेस्ट होती है, दो अपर पार्ट हैं वेव के, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ है वो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। और दूसरी हमने देखा था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस साइड फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, कम थी, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। उससे होता क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग जो रेज हैं वो अलग अलग कलर एमिट करती हैं। ठीक है। आपने जो रेनबो होता है उसके अंदर कलर देखे होंगे, विबग्योर।
विबग्योर। जब हमारा रेनबो आता है उसके अंदर ये 7 कलर होते हैं। वी यानी वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा क्या है, ये विजिबल है, ये 7 कलर हैं वो हमें विजिबल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं विबग्योर के ये 7 कलर। इस साइड से आप इधर जाओगे तो ये 7 कलर आपको देखने को मिले। सबसे पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आप इधर जाओगे तो क्या हो रहा है, इन कलर्स की भी क्या है, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है यानी वो एनर्जी भी कम एमिट करेंगे। तो इधर आप रेड की तरफ जाओगे तो उनकी जो एनर्जी है वो तो कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो हमने ये देखा था रेड शिफ्ट के दौरान गैलेक्सी के बीच में जो वेवलेंथ है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यानी उनके बीच की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही थी। यानी गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो हम इसको रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज को ऐसे समझ सकते हैं। जब भी वेव रेड की तरफ जाएगी तो क्या होगा, उनके जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी, यानी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तीसरा एविडेंस दिया गया अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, जो हमारे हाइड्रोजन एंड हीलियम है। ये जब हमारा सबसे पहला एटमॉस्फेयर बना था उसके अंदर हमने देखा था यही एटम बने थे। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, और जब हमारा पहला एटमॉस्फेयर बना था, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर, उस पे जो अबंडेंट गैस थी वो भी थी हमारी हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हम ये मान सकते हैं कि जो उस समय जो सबसे पहले जो एटम ज्यादा प्रेजेंट थे वही हमारे एटमॉस्फेयर उन्होंने फॉर्म किया। तो यानी कि जो हमारा अर्थ है, बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं उसी सिंगुलैरिटी, उसी सिंगल पॉइंट से बने हुए। ये हमारी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये हो गई हमारी बिग बैंग की थ्योरी। उसके बाद एक थ्योरी और है जिसे कहा जाता है होयल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। होयल ने एक थ्योरी दी, ये क्या है, बिग बैंग के बिल्कुल अपोजिट थी। होयल का ये मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, रफली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, सेम ही है। हर टाइम पीरियड पे जो था वैसा ही है, उसके अंदर कोई प्रकार का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसको क्या है, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज भी हमारा मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसलिए हम बिग बैंग थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा कंसेप्ट है स्टार फॉर्मेशन। अब हमने बिग बैंग का इवेंट तो देख लिया, उससे एटम भी बन गए, और हमने देखा था कि 100 मिलियन साल बाद हमारे जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो फॉर्मेशन होना शुरू हुई। वो कैसे होती है अब हम उसको समझते हैं। देखो, शुरुआत के अंदर हमारे यूनिवर्स के अंदर जितना भी मैटर है वो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहीं पे मैटर ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे उसकी डेंसिटी कम है, ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दीज इनिशियल डेंसिटी दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी मास ज्यादा होगा, उसका अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो मेटल्स की क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले, एंड इट कोज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। अब ग्रेविटेशनल डिफरेंस अलग अलग होगा, उसकी वजह से होगा क्या, ये मान लीजिए कोई मेटल है, इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, और यहाँ पे ये छोटा मेटल है, इसकी ग्रेविटी कम है। ये जो बड़ा मेटल है इसकी ग्रेविटी, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और सारे मटेरियल क्या है इसके साथ कम ग्रेविटी, वो इसके साथ क्या होंगे, कंबाइन होते जाएंगे। इस होने की वजह से क्या हुआ, हमारा पहले सोलर नेबुला का फॉर्म हुआ। नेबुला का मतलब क्या होता है, गैस और डस्ट के पार्टिकल के क्लाउड साथ में आते गए। जो गैसेस थी वो क्या है, एक साथ ग्रेविटी की वजह से एक साथ आती गई, उन्होंने एक क्लाउड का रूप ले लिया, यानी उन्होंने एक नेबुला का फॉर्म ले लिया। उन्हीं नेबुला से फिर हमारे स्टार्स बने। अब अभी हम देखेंगे स्टार की लाइफ साइकिल, और जब बहुत से ऐसे स्टार एक साथ आ जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, गैलेक्सी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार। गैलेक्सी के अंदर बहुत से तारे जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर। क्या है, बड़ी गैलेक्सीज हो सकती हैं। इंडिविजुअल आप गैलेक्सीज के डायमीटर की बात करो तो वो 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर तक भी हमारी गैलेक्सी एक्सपेंड, उसका डायमीटर हो सकता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले तो लाइट ईयर का क्या कंसेप्ट है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, देखो, लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस।
लाइट ईयर क्या है? एक मेजर ऑफ डिस्टेंस का मेजर है, न कि टाइम का मेजर। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हम टाइम मेजर करते हैं, इससे हम क्या डिस्टेंस मेजर करते हैं। कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स के अंदर, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर। हमें पता है लाइट क्या है, उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। और ऐसे ही 1 सेकंड के अंदर उसने 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ऐसे हम उस लाइट को अगर 1 साल के अंदर देखते हैं, 1 ईयर के अंदर देखते हैं, लाइट ने कितना ट्रेवल कर दिया, कितना ट्रेवल किया है, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो the distance that light will travel in 1 year is taken to be known as 1 light year। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख ट्रेवल किया। पहले हम इस सेकंड को क्या है, मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस मिनट को आवर में चेंज करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आवर को डे में कन्वर्ट करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डे को 365 से मल्टीप्लाई करके ऐसे अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.461 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर, यानी 1 लाइट ईयर के अंदर इतनी डिस्टेंस होती है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, अगर हम हमारे सन और अर्थ के बीच की दूरी देखें तो वो है लगभग 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है, हमारे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। इसको अगर हम लाइट ईयर के टर्म्स में देखना चाहें तो वो है 8.3 मिनट। यानी अगर सन से लाइट आती है, डिस्पाइट बीइंग इट्स स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसको भी क्या है 8 मिनट लग जाते हैं सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को। तो आप समझ सकते हो कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी ज्यादा रही होगी। अब हम समझते हैं एक्चुअल में इन स्टार्स का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है। ठीक है, इसको हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे जो गैसेज हैं, जो हमारे यूनिवर्स के अंदर गैसेज हैं, वो एक साथ क्या करेंगी, उनके ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से एक साथ कंबाइन होंगी। उन कंबाइन हुई गैसेस को हमने क्या नाम दे दिया? नेबुला दे दिया। इसके अंदर क्या होंगी? हाइड्रोजन, हीलियम जैसी प्राइमोड उस समय कौन सी मेजर गैसेस यही थी, डोमिनेट गैसेस, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस होंगी उस नेबुला के अंदर। और उस नेबुला का टेम्परेचर क्या होगा? -173 डिग्री सेल्सियस तक उस नेबुला का टेम्परेचर रहा होगा। उस फिर होता क्या है, फर्दर ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी पुल्स पार्टिकल टुगेदर। ग्रेविटी क्या है, पार्टिकल्स को और एक साथ उनको कंबाइन करती रहती है। उसकी वजह से होता क्या है, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से फिर हमारा नेबुला से कन्वर्ट होकर ये बनता है हमारा प्रोटोस्टार। इसके अंदर अभी तक कोई लाइट नहीं है, वो लाइट इमिट नहीं करता है। फिर जब प्रोटोस्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके कोर के अंदर, तब बनता है हमारा मेन सीक्वेंस स्टार। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एक साथ फ्यूज होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक एनर्जी रिलीज करते हैं। इसको बोलते हैं अपन फ्यूजन रिएक्शन। इसी ये जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तब हमारा बनता है मेन सीक्वेंस स्टार। जब ये फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है तब तक ये रहता है हमारा सीक्वेंस स्टार। जब इस कोर के अंदर जब हाइड्रोजन गैस है वो क्या खत्म हो जाती है, तब क्या है, जो हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है वो कन्वर्ट होके बन जाता है रेड जाइंट के अंदर। अब रेड जाइंट के पास दो ऑप्शन है। अगर उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट के हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं चंद्रशेखर। उन्होंने एक टर्म दी है, उसको कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स है तो उसको हमने बोल दिया चंद्रशेखर लिमिट। इससे होगा क्या, आप देखो, जो हमारा रेड जाइंट है, यानी अब हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म हो गई है कोर से, अब बन गया बिल्कुल रेड जाइंट। अगर इस रेड जाइंट का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स से अगर कम है, तो वो क्या है, रेड जाइंट किस में कन्वर्ट होगा? प्लेनेटरी नेबुला में बनेगा। और इन्हीं प्लेनेटरी नेबुला से फिर हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। फिर ये प्लैनेट्स की जब सारी एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद ये बनते हैं व्हाइट ड्वार्फ, और बाद में लेटर आखिरी स्टेज के अंदर जाके ये बनते हैं ब्लैक ड्वार्फ। अगर इस रेड जाइंट की जो मास है वो सन के मास से 1.44 टाइम्स से अगर ज्यादा है, तो उसके अंदर होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। वो रेड जाइंट काफी
तेजी से ब्लास्ट होता है उसको बोलते हैं अपन सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इसके पास भी क्या है, दो ऑप्शन है। अगर इसका मास सन के मास से तीन 1.44 टाइम तो ज्यादा है, लेकिन 3 टाइम से अगर कम है तो वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। अगर सन के मास से 3 टाइम्स अगर ज्यादा उसका मास है तो वो बन जाता है हमारा ब्लैक होल। ये है सारी लाइफ साइकिल ऑफ ए सन। नेबुला से सबसे पहले हमारे प्रोटोस्टार बनता है, फिर मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, फिर रेड जाइंट बनता है, फिर अगर 1.44 टाइम्स सन के मास से अगर उसका कम है तो प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। 1.44 टाइम्स ज्यादा है सन के मास से तो वो सुपरनोवा बन जाएगा। अगर 3 टाइम से कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार, 3 टाइम से ज्यादा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ये है हमारी सारी लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। और जो मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, जो ब्लू होता है वो क्या, उसका साइज भी ज्यादा होता है, उसके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। रेड के अंदर एनर्जी भी कम होती है, साइज भी उसका कम होता है। इसको आप लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार को इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। कैसे एक नेबुला था वो प्रोटो स्टार में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये मेन सीक्वेंस स्टार बना, मेन सीक्वेंस स्टार से ये रेड जाइंट बना। रेड जाइंट अगर चंद्रशेखर लिमिट से अगर ये कम है तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेनेटरी नेबुला में, फिर व्हाइट ड्वार्फ में और ब्लैक ड्वार्फ में। अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है तो ये क्या है, बड़ा रेड जाइंट बनेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा उसके अंदर, फिर न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, ये है सारी हमारे स्टार की लाइफ साइकिल। अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए। तो प्लैनेट्स भी क्या है, इसी प्रोसेस के, तो जो ये नेबुला बन रहा है इसी से बनेंगे। जब हमारा जो रेड जाइंट से जो प्लेनेटरी नेबुला बनाए इसी से बनेंगे। चलो अब इसको समझते हैं अपन। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स की। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप्स। स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैसेस विद इन ए नेबुला। नेबुला के अंदर गैसेस के जो झुंड है उन्हीं को हम स्टार बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स within the lumps lead to formation of a core of the gas cloud, and a huge rotating disk of the gas and dust develops around the gas core। होता क्या है, जब सेंटर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है मटेरियल की, तो वहां पे तो कोर के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके आसपास में जहां पे ग्रेविटी कम हो गई उसके सराउंडिंग में ऐसे गैसेज रोटेट करना शुरू कर देंगे गैसेज के फॉर्म में। सबसे पहले तो ये प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small rounded object। और जो गैस के क्लाउड थे, जो सेंटर के सराउंडिंग में जो गैस के क्लाउड थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, वहां का टेम्परेचर कम होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने की वजह से क्या होंगे, वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। तो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन गए उनके अंदर क्या होगा, कोहेजन होगा, यानी वो एक फिर से ग्रेविटी की वजह से क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, उससे फिर बनता है हमारा प्लेनेटेसिमल बनता है। फिर लार्जर बॉडी स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय कोलाइजन, फिर से कोलाइजन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा और मटेरियल एक साथ में स्ट्रक करेंगे। फिर जो हमारे प्लेनेटेसिमल हैं ये फाइनल जाके क्या होंगे, हमारे प्लेनेट बन जाएंगे। ठीक है गैसेस के क्लाउड हैं वो क्या है, एक साथ आते गए, बड़े बनते गए, प्लेनेटेसिमल बने, फिर से फर्दर लेटर स्टेज के अंदर वो हमारे प्लेनेट्स का फॉर्म ले लेते हैं। ऐसे हमारे प्लेनेट्स का फॉर्म हुआ। अब हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ का अब ओरिजिन तो हो गया, हमने देख लिया कैसे हमारे अर्थ का ओरिजिन हो। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ इवोल्व कैसे होती है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। देखो, जब अर्थ इनिशियल में जब बनी थी उसमें क्या थी, एक बिल्कुल बैरन थी, बंजर थी, रोकी थी, हॉट ऑब्जेक्ट थी। और उसका जो एटमॉस्फेयर था वो काफी थिन था। और जो दो डोमिनेंट गैस थी उसमें कौन सी थी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन अगर हम आज के समय प्रेजेंट अर्थ को देखते हैं तो ये बिल्कुल इसके विपरीत है। आज हम देखते हैं जो रॉकी बैरन हॉट है वो उससे सारा कन्वर्ट होकर हमारा ब्यूटीफुल प्लेनेट बन जाता है। यहाँ पे एप्पल अमाउंट ऑफ हमें पानी देखने को मिलता है। उसके अलावा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है जिससे हमारी जो लाइफ सपोर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती कैसे है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है वो हम समझते हैं।
देखो आज से 4.6 बिलियन ईयर्स हमारी जो जो अर्थ है, हमारे जो प्लेनेट्स हैं, वो सारे उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ था। जब अर्थ शुरू में बनी थी, वो क्या है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर के अंदर बनी थी। यानी जो आउटर मोस्ट एंड पे बना हमारा एटमॉस्फेयर बनिया, और जो कोर के अंदर आप जैसे जैसे जाते जाओगे, जो मटेरियल की डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भारी मटेरियल होंगे वो क्या करेंगे, सबमर्ज कर जाएंगे, और जो लाइटर मटेरियल है वो अपराइज करेंगे। जो हल्की गैसेज है वो क्या है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिले। इससे हमारा एटमॉस्फेयर बन गया, और जो भारी मटेरियल नीचे सबडक्ट किए थे उसकी वजह से हमारा लिथोस्फीयर बन गया। सारे जो रॉक की स्ट्रक्चर है वो सारे हमें नीचे देखने को मिलते हैं। ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर अरेंज है, हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। जो हमारा स्थल मंडल है वो कैसे बना। हमें पता है जब हमारे अर्थ शुरू में जो प्राइमोडियल स्टेज में थी, काफी ज्यादा वोलेटाइल थी, काफी ज्यादा इसके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी। धीरे धीरे क्या है, डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी अर्थ के इनसाइड का इंक्रीज हो रहा था। ये कैसे हो रहा था समझो। कोई भी चीज की जब ग्रेविटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है एक साथ में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, एक साथ कंबाइन होंगे। कंबाइन होने की वजह से उनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही हमारे अर्थ के अंदर ये प्रोसेस हुई। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है वो एक साथ आते गए, आने की वजह से उनके काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई और उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। और डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की वजह से जो सारे मटेरियल थे हमारे अर्थ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर सेटल होते गए। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल लाइक जो आयरन जैसे हैवी मेटल थे वो तो सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है, कोर की तरफ है, वहां पे सेटल हो गए। एंड द लाइटर वंस मूव टुवर्ड्स द सरफेस। और जो हल्के मटेरियल थे वो अर्थ की सरफेस की तरफ आ गए। विद पासेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू ए स्मॉलर साइज। धीरे धीरे ये जो हमारी अर्थ है वो और ज्यादा ठंडी होती गई, सॉलिडिफाई और होती गई, और ज्यादा कंडेंस होती गई, उसका साइज और ज्यादा छोटा होता गया। दिस लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। इसने फिर बाद में चल के जो हमारे अर्थ का जो आउटर स्ट्रक्चर क्रस्ट के रूप में ले लिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, जब हमारी अर्थ बन गई थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसके 200 मिलियन साल बाद क्या होता है, हमारे मून का फॉर्मेशन होता है। मून का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारा जो मार्स प्लेनेट है उससे 1 to 3 टाइम्स साइज जितना एक कोई एस्ट्रॉइड, कोई सेलेस्टियल बॉडी थी, वो हमारे अर्थ से आके टकराती है। टकराने की वजह से क्या होता है, अर्थ से कुछ मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है। वही मटेरियल फिर आगे चल के हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करने लगता है। उसी से हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ। जब ये मून का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे ये जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, उसको कहा जाता है बिग स्प्लेट। बिग स्प्लेट कहा जाता है इस फिनोमिना को। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हमारे अर्थ का टेम्परेचर फिर से राइज हो गया। जब कोई चीज फिर से टकराएगी, वही फ्रिक्शन क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, तो हमारी अर्थ क्या फिर से गर्म हो गई। ड्यू टू दिस जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers। फिर डिफरेंशिएशन प्रोसेस की वजह से क्या हो गया, जो मटेरियल है, हैवियर मटेरियल नीचे सबडक्ट कर गए और लाइटर मटेरियल है हमारी सरफेस की तरफ आते गए। डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर ये सेटल होते गए, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई। इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब हम समझते हैं हमारा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोस्फीयर हमारा कैसे इवॉल्व हुआ। आज के टाइम में अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर को देखते हैं, इसके अंदर तो मेनली कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज है। 78% और 21% मेनली ये दो गैसेज है। लेकिन जब हमारा एटमॉस्फेयर बना था, उस समय ये गैसेज नहीं थी। ठीक है, उस समय क्या था, मेन गैसेस थी हमारी हाइड्रोजन और हीलियम, जब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था। तो ये के तीन स्टेजेस के अंदर इसका इवोल्यूशन हुआ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर।
पहली स्टेज के अंदर तो क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्टेज में तो जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था वो लूज हुआ, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे वो क्या हुई, लूज हुए। लूज किस वजह से हुई, हमारी अर्थ क्या है सन के काफी ज्यादा नजदीक है और सन से क्या है सोलर विंड आती है, उन सोलर विंड की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम क्या है हल्की गैसेज है, ये जब गर्म होंगे तो आसानी से क्या है हमारे एटमॉस्फेयर से ये स्केप हो गई, बाहर चली गई, तो ये उड़ गई। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर है वो खत्म हुआ। दूसरे स्टेज के अंदर क्या होता है, जब हमारी अर्थ ठंडी होती गई, जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होती गई उसकी वजह से क्या, अर्थ के इंटीरियर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सरफेस की तरफ आने लगी, अपर एटमॉस्फेयर की तरफ आने लगी, जैसे वाटर वेपर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, अमोनिया और थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है। ये सारी अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ आने लगी। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डी गैसिंग। तो सेकेंड स्टेज के अंदर ये होता है। फिर थर्ड, उसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके थ्रू भी बहुत सी गैसेस अर्थ के सरफेस की तरफ आती हैं। तीसरी स्टेज में क्या हुआ, जो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आई बाहर अर्थ के इंटीरियर पे, ये क्या हुई, एज अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस, और जो हमारी वाटर वेपर थी जो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आई थी, अगर अर्थ का टेम्परेचर शुरू के अंदर तो बहुत ज्यादा था तो वाटर वेपर क्या है, वेपर के रूप में, गैस के रूप में प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी अर्थ कंडेंस होती गई, ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, उनका कंडेंसेशन हो गया और गैसियस फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उससे क्या हुआ, रेनफॉल स्टार्ट हो गई हमारी अर्थ पे, बारिश आनी स्टार्ट हो गई, और बारिश फिर फर्दर और हमारी अर्थ ठंडी होती गई, कंडेंसेशन की प्रोसेस और ज्यादा तेज होती गई, उसकी वजह से जो रेनफॉल है और काफी ज्यादा तेज होता गया, तो सैकड़ों सालों तक फिर हमारी पृथ्वी पे क्या है बारिश ही होती गई। और जो बारिश का पानी है वो कहाँ इकट्ठा होता गया, जो हमारे डिप्रेशन से जहां जहां पे अर्थ की सरफेस पे गड्ढे मिले वहां पे ये पानी इकट्ठा होता गया। इसी से क्या है हमारे आज के जो हमें ओशन देखने को मिलते हैं, इसी के थ्रू ये बने। आज से 500 मिलियन साल पहले हमारे ये ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा ये सारा एटमॉस्फेयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना। फिर होती है हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन। देखो, जब बारिश हो रही थी और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, CO2 प्रेजेंट थी, जब CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर है, CO2 क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है आसानी से। जब बारिश होगी तो जो ये CO2 है ये क्या है, बारिश के पानी के साथ डिजोल्व होके क्या है हमारे ओशन के अंदर चली जाएंगी। जब CO2 क्या है ओशन के अंदर चली गई, ठीक है, काफी अबंडेंट मात्रा के अंदर CO2 अब ओशन के अंदर प्रेजेंट थी। फिर ओशन के अंदर एक प्रोसेस शुरू होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, CO2 प्लस वाटर यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीजन प्लस एनर्जी के अंदर, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज या एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसे ही हमारी शुरुआत के अंदर जो ओशियंस हैं उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई। काफी ज्यादा मात्रा के अंदर ओशियन के अंदर CO2 तो प्रेजेंट थी, रेन वाटर के थ्रू जो आई थी वो CO2, और ओशन के अंदर वाटर तो था ही, और सनलाइट मिल रही थी, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ और काफी ज्यादा फिर ऑक्सीजन ओशन के अंदर रिलीज होती गई। ऑक्सीजन फिर 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, काफी ज्यादा ऑक्सीजन की अबंडेंस हो गई हमारे ओशन के अंदर। फिर ऑक्सीजन के धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्केप होती गई। जब अच्छी तरह पूरी तरह जो हमारे ओशियंस हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, और इसी से फिर हम देखते हैं आज के एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। शुरू में ये ओशियंस के अंदर प्रेजेंट थी, ओशियन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, वहां बनी थी, उसके बाद फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती। अब हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। Initially, the Earth or even the atmosphere of the Earth was not conducive for the development of, शुरू के अंदर तो हमने देखा था बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेज है, उससे कोई लाइफ सपोर्ट गैसेज नहीं है, उसके अलावा काफी ज्यादा गर्म था, ने पानी है वो भी वेपर के रूप में था, तो ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं था लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई फिर क्या हुआ,
यहाँ पे कुछ एक केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हुई। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल धीरे धीरे एक साथ असेंबल होके उन्होंने क्या एक अपने आप को क्या डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई होने वो शुरू हो गए। उस मल्टीप्लाई से वो क्या है अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हुए। मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक जब और फर्दर डेवलप हुए, उनसे हमारी सेल बनी होगी, लिविंग सेल। और फिर सेल जब मल्टीप्लाई करती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। जब सेल रिप्रोड्यूस होती है तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उनसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हुआ। इसको हम क्या है, जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट फॉसिल है उनको देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट रही होगी। और माना जाता है इट कैन बी अज्यूम दैट द लाइफ बिगेन टू इवॉल्व सम टाइम 3800 मिलियन ईयर अगो। आज से 3800 मिलियन साल पहले हमारे अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन शुरू हुआ था। ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा। उसके अलावा कुछ एक टॉपिक हैं जो पहले तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर कवर थे, लेकिन जब से ये सिलेबस अपडेट हुआ है कुछ टॉपिक हमारे क्या हैं हटा दिए गए, लेकिन वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको भी हम क्या है जल्दी से देख लेते हैं। उनके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम। इसको हम समझते हैं। देखो, द सोलर सिस्टम का क्या मतलब है, पहले इसको देखते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, एट planets, मून, एस्ट्रॉइड, कोमेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। इन सारों को मिला के हम बोलते हैं हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बना कब, फोन 4.6 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम ए रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। उसी से हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। द सन इज द सेंटर एंड कंटेन्स 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम मास। जितना भी सोलर सिस्टम है उसका 99.8% मास किसके अंदर कंसंट्रेटेड है, सन के पास है। इसीलिए सन की क्या है, ग्रेविटी ज्यादा है और वो सारे प्लैनेट्स को क्या है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से सारे प्लेनेट सन के अराउंड के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब जो हमारे प्लेनेट्स हैं हमने उसको क्या है दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। पहले जो प्लेनेट्स हैं उनको कहा जाता है इनर प्लेनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स क्यों, इनका स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा, जो टेरेन है वो काफी ज्यादा हार्ड है, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसके ये सिमिलर है। इसके अंदर हमारे चार प्लेनेट आते हैं। कौन कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनकी विशेषता क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉकी स्ट्रक्चर है। साइज में ये काफी छोटे हैं और ये काफी ज्यादा डेंस हैं, घने हैं। ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज क्लोजेस्ट टू दी सन। के सबसे नजदीक है, ये सबसे छोटा है। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि सन के इतना ज्यादा ये नजदीक है। तो सन की जो सोलर फ्लेयर आती है, सोलर विंड आती है, उसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं वो सारी क्या कर गई, स्केप कर गई। इसकी वजह से हमें मरकरी के ऊपर कोई भी प्रकार का एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता है। मरकरी का जो नेचुरल मून है उसका एक भी मून नहीं है। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। दूसरा जो प्लेनेट है हमारा है विनस। विनस में क्या है, थिक CO2 का एटमॉस्फेयर है। हॉटेस्ट प्लेनेट है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस। जब CO2 यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। इसकी वजह से ये मरकरी से भी ज्यादा ये विनस गर्म है हमारा। रोटेट क्लॉकवाइज। दो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं। उसके अंदर उसमें से पहला तो है हमारा विनस और दूसरा है हमारा यूरेनस। ये दो प्लेनेट हैं वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं और बाकी जो छह प्लेनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। दूसरा जो विनस है उसके भी कोई मून नहीं है। तीसरा हम देखते हैं हमारा अर्थ को। अर्थ के ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर है। यहाँ पे एकमात्र प्लेनेट है जिसपे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे लाइफ भी प्रेजेंट है एंड हैज वन मून। अर्थ की क्या है, एक मून है। मैक्सिमम डेंसिटी, आप सारे प्लेनेट्स में डेंसिटी की बात करो तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारी अर्थ के पास। अगला प्लेनेट हमारा मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट। मार्स को क्या है, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये चार हो गए हमारे इनर प्लेनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट।
फिर आते हैं हमारे जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जोवियन यानी जुपिटर प्लैनेट्स, ये क्या है, काफी ज्यादा बड़े हैं इनर प्लैनेट के कंपैरिजन में, ये इनके साइज में लार्ज हैं, गैसियस ओरिजिन के हैं ये, विद रिंग्स, इनके रिंग भी बनी हुई है, मैनी मून है, उनके मून ज्यादा है, थिक एटमॉस्फेयर, इनका एटमॉस्फेयर कैसा है, थिक है, क्योंकि जो सन की जो सोलर विंड है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, इसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा थिक है। इसके अंदर चार प्लेनेट है हमारे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर की अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। इसके 79 प्लस मून्स हैं, इंक्लूडिंग गैनेमेड, दैट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम के अंदर। आप सबसे बड़े मून की बात करें तो वो जुपिटर का ही मून है, गैनेमेड। अगला प्लेनेट हमारा सैटर्न। सैटर्न इज नोन फॉर इट्स ब्राइट रिंग सिस्टम। सैटर्न के चारों ओर हमें क्या है, रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके भी 80 प्लस मून है। अगला प्लेनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस रोटेट क्लॉकवाइज, सेम जैसे विनस रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, दूसरा यूरेनस है, ये भी क्या है, सन के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर आईसी एटमॉस्फेयर और फेंट रिंग, इसके आसपास भी रिंग प्रेजेंट है। अगला और आखिरी हमारा जो प्लेनेट है वो है नेपच्यून, फार्देस्ट प्लेनेट, सबसे दूर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे जो दूर प्लेनेट है वो है हमारा नेपच्यून। उसके बाद हम समझते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं, देखो, ये पांच मेजरली हमारे ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लूटो, एरिस, वेमा, मैक एंड सीरस। अभी तक जो आइडेंटिफाइड ड्वार्फ प्लेनेट्स हैं, हम इन पांचों को मानते हैं। ड्वार्फ प्लेनेट होते कैसे हैं, उनके लिए क्या कैटेगरी है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले, for an object to be classified as a planet, it must meet three criteria defined by International Astronomical Unit। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उन्होंने 2006 के अंदर तीन क्राइटेरिया डिफाइन किए थे। अगर कोई भी प्लेनेट इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो ही वो प्लेनेट की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज उसको हम क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। तीन कैटेगरी, ये तीन कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन है कि उस ऑर्बिट द सन, उस प्लेनेट को क्या है, सन के अराउंड ऑर्बिट करना पड़ेगा, यानी द ऑब्जेक्ट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी है सफिशिएंट मास फॉर ए स्पेरिकल शेप, उसका कुछ सफिशिएंट मास होना चाहिए, उसकी वजह से उसकी जो स्पेरिकल शेप है वो मेंटेन रह पाए। तीसरी कंडीशन है क्लियर इट्स ऑर्बिट, इट मस्ट हैव इनफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए टू क्लियर इट्स ऑर्बिटल पाथ ऑफ डेब्रिस, उसके पास इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए ताकि अपने जो आसपास का जो डेब्रिज वाला इलाका है उसको क्लियर कर दे। अगर हम प्लूटो की बात करें, इसको क्या है, 2006 के अंदर ड्वार्फ कैटेगरी के अंदर, ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया था, क्योंकि जो थर्ड कंडीशन है, प्लूटो इसको फुलफिल नहीं कर पाता है। यानी प्लूटो के पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट को क्लियर कर पाए। प्लूटो ये ऊपर की जो दो कंडीशन है इनको तो फुलफिल करता है, ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, उसका सफिशिएंट मास भी है ताकि वो स्पेरिकल शेप में मेंटेन रह पाए, लेकिन तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए हम प्लूटो को डॉफ कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, लाइज बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में ये लाई करते हैं, कंटेनिंग रॉकी डेब्रिज, बड़े बड़े रॉक्स और पत्थर के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड। इस दो जो हमारे इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट है, इन दोनों के बीच प्रेजेंट है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट है। अगला है हमारा क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट है बियॉन्ड नेपच्यून, जो हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है, नेपच्यून आखिरी प्लेनेट, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर हम देखते हैं वहां पे हमारा क्यूपर बेल्ट। इसके अंदर क्या है, कंटेंट्स ड्वार्फ प्लेनेट, ज्यादातर ड्वार्फ प्लेनेट यहीं देखने को मिलते हैं, प्लूटो हो गया, और यहाँ पे कुछ एक आईसी बॉडीज देखने को मिलते हैं क्यूपर बेल्ट के अंदर। ओरोट क्लाउड, ए डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉमेट। यह है जो हमारा आउटर क्यूपर बेल्ट है, उसी के आसपास ये इमेजिनरी क्लाउड माना जाता है, काफी ज्यादा ठंडे आइस के ऑब्जेक्ट हैं, बादल का रूप उन्होंने ले लिया, उसको कहा जाता है उरूट क्लाउड। ये भी कीपर बेल्ट के आसपास प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड। फिर है मून्स, ओवर 200 नॉन मून्स, हमने 200 मून को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लार्जेस्ट इंक्लूड गैनेमाइड, जुपिटर का लार्जेस्ट मून है। उसके बाद सैटर्न का एक इंपॉर्टेंट मून है टाइटन।
कोमेट्स, कोमेट क्या होते हैं? मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक, ओरिजिनेट फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट एंड उरूट क्लाउड। जो क्यूपर बेल्ट और उरूट क्लाउड उसके आसपास आइस और डस्ट और रॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनको कोमेट कहा जाता है। एस्ट्रॉइड, अब ये चार टर्म है, इनको आप डिफरेंस समझते हैं। एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट, इन चार में डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? लार्ज रॉकी स्ट्रक्चर दैट ऑर्बिट द सन इन एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, लार्ज रॉकी स्ट्रक्चर होते हैं। सीरस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। सीरस हमने देखा था ये ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में भी आता है ये, और एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में आता है, तो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है सीरस हमारा। फिर होता है मीटियोरॉइड, स्मॉल रॉक्स इन द स्पेस। जब एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे पार्टिकल में ये टूट जाता है तब ये क्या बनता है? मीटियोरॉइड। जब छोटे पार्टिकल होंगे रॉक्स के उसको कहा जाता है मीटियोरॉइड। फिर तीसरी टर्म है हमारी मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? जब ये मीटियोराइट्स हैं ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो वो क्या होते हैं? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या है? बर्न होना शुरू कर देते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और ये हमें शूटिंग स्टार, जलते हुए तारे के रूप में नजर आते हैं। उनको कहा जाता है मीटियोर्स। ज्यादातर तो जो मीटियोराइट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बर्न कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक जो मीटेओराइट्स हैं वो कंप्लीटली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बर्न नहीं करते और हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं, उनको कहा जाता है मीटेओराइट्स। एक टर्म है हमारी गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज हैबिटेबल जोन है ये। इज द रीजन अराउंड द स्टार वेयर कंडीशन आर जस्ट राइट फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। अर्थ इज द ओनली सच प्लेनेट टिल नाउ। ऐसा एरिया वहां पे जो पानी है वो क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो, यानी उसको क्या है? सन से एक एप्ट डिस्टेंस पे होना पड़ेगा, ताकि क्या है? अगर बहुत ज्यादा कोई प्लेनेट है सन के नजदीक होगा तो वहां पे क्या है? जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा दूर है तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल एक एप्ट डिस्टेंस पे है, उसकी वजह से हमारे अर्थ पे क्या है? एक हैबिटेबल जोन बन रखा है। यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसी से क्या है? हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन हो रखी है। तो अर्थ अभी तक जो खोजा गया उसमें से अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है वहां पे हैबिटेबल जोन है, उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। So thank you for watching this video. I hope you like this video. If you really like this video, then subscribe to this YouTube channel and share this video to your friends